आज के बाद सायराम बोलने के लिए अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा, मैम ठीक है? मैम आपकी जो आवाज है ना मैम बहुत स्लो आ रही है। बेटा आप लोग एक बार मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिए, दैट माइट बी सम नेटवर्क मैम अब आ प्रॉब्लम। गई। मैम अब मैं ठीक कह है। रही हूँ, मेरी बात सुनो, कोई भी साईराम कहने के लिए केवल अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा आज के बाद, ठीक है? इफ यू वांट टू से इट जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स। सामर्थ्य, अगर आपसे कुछ पूछा नहीं जाए, अगर आपसे कुछ पूछा नहीं जाए और आपको कुछ बोलना नहीं है तो आप अपना माइक म्यूट पर रखेंगे। दैट्स अ रूल इन दिस क्लास, नहीं तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। So Sairam to all of you, and I hope you're all doing well. भाव्य अपना ये बंद रखो माइक, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। भव्य काबरा, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपना माइक म्यूट रखो, नहीं तो मैं आपको अभी क्लास से बाहर निकाल रही हूँ। साईराम बेटा। फाइन। तो किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है एग्जाम के बारे में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। मैम पूछना है। ठीक है, किसे पूछना है कि हाँ मैम अखिल मुझे पूछो कुछ बेटा। पूछना है। 1 मिनट रुको सामर्थ्य। अखिल बोलो, बोलो। मैम मेरे है ना गूगल फॉर्म के स्कोर नहीं आया सोशल साइंस के। क्या आपने ईमेल आईडी सही भरा था? क्या आपने पूरा गूगल फॉर्म भरा था? क्या आपके पास रिस्पॉन्स रिसीट आई है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो तुम्हारे पास होना चाहिए था रिस्पॉन्स। यस मैम मैंने ईमेल आईडी सही भरी। कौन सी क्लास को, कौन सी डेट पर हुआ है तुम्हारा पेपर? मैम 16। मैम रुक जाओ 1 मिनट, मेरे पास कुछ ईमेल्स बाउंस बैक हुए हैं, आई जस्ट सी। तुम्हारा अगर उसमें है 16, लेट मी सी। 16 का कोई बाउंस बैक ईमेल नहीं है मेरे पास। मुझे देखना है तो तुम्हारा फॉर्म सबमिट भी हुआ है या नहीं। तो में से बहुत से लोगों को लग रहा है तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन अगर तुम्हारे पास उसके पूरे रिस्पॉन्स की रिसिप्ट नहीं आई है, इसका मतलब तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। अखिल शर्मा, तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। यस, नेक्स्ट। सामर्थ्य बोलो। मैम मैम जब मैंने गूगल फॉर्म है ना फिल कर दिया था, फिर भी मेरा है ना सबमिट नहीं हुआ और नेक्स्ट पेज भी नहीं आया। आई कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट। जब नेक्स्ट टाइम हम इसे करेंगे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा देंगे तुम्हें। क्लास में तुम पहली बार आए, तुमने एक तो टेस्ट की प्रैक्टिस करी नहीं है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हें करने में दिक्कत आ रही है। हाउ कैन आई सॉल्व सच प्रॉब्लम अगर तुम क्लास में ही नहीं रहोगे तो? ओके मैम ठीक है। ठीक है, और कोई? एनीथिंग, मैम एनीवन? क्वेश्चन पेपर के आंसर पूछ सकते हैं क्या? बेटा अभी मुझे पता नहीं है कि उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा या हमें आपको उसके मार्क्स ऐसे ही बताने हैं। जिस तरीके से मुझे डायरेक्शन दिया जाएगा मैं उस तरीके से आपको बता दूंगी। एनीथिंग एल्स? बेटा जो ये आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते और सीधे एग्जामिनेशन देने आए थे, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आई है और हमें भी बहुत प्रॉब्लम आई है। सो टॉक टू देम एंड आस्क देम टू अटेंड द क्लासेस। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। आई हैव फाउंड सम वीडियो फॉर यू, बुक्स एंड बेरियल्स का। लेट्स होप इट इज नाइस। कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे लिख के रखेंगे, वेट करेंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसे डिस्कस करेंगे।
हे गाइस, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बेरियल्स टेल अस। हमेशा की तरह हम इस चैप्टर को बहुत ही पॉइंट वाइज वे में और सिंपल वे में समझ लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेदास से। वेदास, जिनको हम हिंदी में वेद बोलते हैं, दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही पुरानी बुक्स हैं। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेद, विच वॉज कम्पोज्ड 3500 ईयर्स अगो। अब थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा हिम्स हैं। हिम्स मतलब रिलीजियस पोएम्स, रिलीजन से या गॉड से रिलेटेड पोएम्स को हिम्स बोला जाता है। तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा हिम्स हैं और इनको सुक्तास बोला जाता है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है वेल सेड, मतलब अच्छी बात। अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस को प्रेज करते हुए ये हिम्स बनाए गए हैं और इन हिम्स में 3 गॉड्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्र, द वॉरियर गॉड, एंड सोमा, एक प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर करी जाती थी। ये जो हिम्स है ये सेजेस मतलब ऋषि मुनि बनाया करते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात ऋग्वेद के बारे में ये है कि इट वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड बट नॉट रेड, क्योंकि ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था बहुत टाइम तक। जो गुरु थे वो अपने शिष्य को ये सुनाते थे, शिष्य इसको सुनकर समझते थे और उसी तरह से वर्ड ऑफ माउथ से ये कैरी ऑन होता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज लेटर। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेटर इसको लिखा गया पहली बार। एंड इट वॉज प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। आपको याद होगा हमने पहले के चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। इसका मतलब लोग मैनुअली हाथ से लिखते थे क्योंकि उस समय प्रिंटिंग नहीं होती थी। तो काफी सेंचुरीज बाद ऋग्वेद को लिखा गया, वैसे ही मैनुअली हाथ से, और अभी से ऑलमोस्ट सिर्फ 200 साल पहले ही इसका पहला प्रिंट निकाला गया। और ऋग्वेद की जो लैंग्वेज है हम उसको वैदिक संस्कृत बोलते हैं या फिर ओल्ड संस्कृत। दैट इज नॉट सिमिलर टू हमारी प्रेजेंट संस्कृत। संस्कृत एज अ लैंग्वेज आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड इंडो यूरोपियन। हमने लैंग्वेजेस को फैमिलीज में डिवाइड कर रखा है। किसके लिए? जिसे भी आवाज नहीं आ रही है आप एक बार फिर से इसको रिकनेक्ट, आप मीटिंग छोड़ के एक बार वापस ज्वाइन हो जाइए, आ जाएगी। मैम आवाज ठीक से नहीं आ कुछ जवाब दिया उसे सुन लो कि जिसको भी आवाज ठीक से नहीं आ रही है वो वापस से मीटिंग ज्वाइन कर ले। नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ तुम्हारे साइड पे। हमारी कन्वीनियंस के लिए जो भी सिमिलर लैंग्वेजेस होती हैं हम कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करती हैं। इसी तरह से संस्कृत इज पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली। इस फैमिली में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, और फॉरेन लैंग्वेजेस में पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। तो हम इसको लैंग्वेज फैमिली क्यों बोलते हैं? These languages are called a family because they originally had words in common. इनके काफी सारे words जो हैं वो similar हैं या similar origin से हैं। For example, मात्र, माँ in हिंदी and mother in English. आप देख सकते हैं कि इन सब में एक common undertone है, common syllables हैं and that is why they belong to the same family. इसी तरह से दूसरी languages जो हैं वो दूसरी families को belong करती हैं। For example, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं दे आर पार्ट ऑफ द टिबेटो बर्मन फैमिली। इसी तरह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सब द्रविडियन फैमिली में आती हैं। और झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं दे बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। अब इनसाइट्स अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हर सोर्स चाहिए जहां से वो पास्ट के बारे में पता लगा सके। इसी तरह से दे ऑल्सो स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम रिटन सोर्सेज। ये जो वेद हैं या पुराने जमाने की बुक्स हैं ये सब रिटन सोर्सेज हैं और इनसे भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री को, पास्ट को डेसिफर करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर से हमें एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था ऋग्वेद का विच वॉज रिटन ऑन अ बर्च बार्क। अगर आपने चैप्टर 1 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो बर्च बार्क पे लिखे जाते थे विच इज अ वुड जो हिमालयाज में अवेलेबल होता है। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेद का ये प्रेजेंटली पुणे के एक म्यूजियम में आज भी प्रिजर्व्ड है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मैन्यूस्क्रिप्ट से हम ऋग्वेद का एक प्रिंटेड टेक्स्ट बना पाए आज से 150 साल पहले, और उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। ऋग्वेद की एक और खास बात यह है कि उसमें से काफी हिम्स जो हैं ये एक डायलॉग फॉर्म में है। डायलॉग क्या होता है?
जब दो लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है उसको डायलॉग बोलते हैं। डाई मतलब टू, DI। तो काफी हिम्स को एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन हम रिटन टेक्स्ट से इन्फरेंसेस और इंसाइट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऋग्वेद में एक हिम का पार्ट है जिसमें सेज विश्वामित्र, एक ऋषि हैं विश्वामित्र, वो 2 रिवर्स से बात कर रहे हैं। कौन सी रिवर्स? ब्यास एंड सतलज। इस हिम के अकॉर्डिंग इन रिवर्स को गॉडेस की तरह वर्शिप किया जाता है। इसका जस्ट ये है कि पहले विश्वामित्र जो हैं वो रिवर्स की तारीफ कर रहे हैं। रिवर्स ने जब उनसे पूछा कि आप हमसे प्रे क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लीज अपना पानी इतना मत बढ़ाइएगा जिससे हम सेफली रिवर को क्रॉस कर सके, और रिवर्स मान गई। बहुत ही ब्यूटीफुली इस कॉन्वर्सेशन को लिखा गया है। अब इस कॉन्वर्सेशन से आप क्या इंसाइट्स एंड इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर सकते हैं? These hymns were composed in the areas where these rivers flow. इसका मतलब इन रिवर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है तो ये हिम्स उसी एरियाज में लिखी गई होंगी जहां पे ये रिवर्स एक्चुअली फ्लो करते हैं। Therefore, we can infer that the Rigved was composed in the northwest of the subcontinent. मैंने आपको बताया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इस टाइप की 5-6 कंट्रीज को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ऋग्वेद भी हमारे सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में लिखा गया था। The sage lived in a society where horses and cows were valued animals. क्योंकि वो horses और cows से रिवर्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हॉर्स और काउ की काफी वैल्यू थी। Chariots were also important क्योंकि 2 बार चैरियट का जिक्र आया है। ऋग्वेद में और भी रिवर्स का मेंशन है, जैसे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और सरस्वती। गंगा और यमुना का भी मेंशन आया था, बट ओनली वंस। ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो कैटल, बच्चे, स्पेशली सन्स और हॉर्सेस, इनके लिए हैं। क्यों? देखिए, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट कब होती है? जब वो लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करती है। अगर वो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट। तो अब हम बैकवर्ड्स जाके इन्फर कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों थी। हॉर्सेस इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो चैरियट्स को मूव करते थे। चैरियट्स का यूज बैटल में होता था, और बैटल में जब वो जीतते थे तब वो कैटल कैप्चर करते थे। कैटल के बहुत सारे यूजेस होते हैं। दे आर यूज टू प्लाउ द फील्ड। फार्मिंग में यूज होती है कैटल, दूध देती हैं, खाना प्रोवाइड करती है, मीट प्रोवाइड करती है। सो दे हैव मल्टीपल यूजेस। सम बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड। ज्यादा लैंड कैप्चर करने के लिए भी बैटल्स जीते जाते थे, और उस लैंड को यूज किया जाता था पैस्चर्स के लिए, मतलब कैटल्स के घास खाने के लिए, या फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक बार्ले। बैटल्स पानी के लिए भी लड़े जाते थे, टू गेट मोर रिसोर्सेज। एंड बैटल्स वर आल्सो फॉट टू कैप्चर पीपल, क्योंकि आपके अंडर में ज्यादा लोग तो मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा लेबर। जब वॉर लड़े जाते थे तो वो ऑब्वियसली काफी वेल्थ भी लूटते थे। वॉर से आई हुई काफी वेल्थ को लीडर्स अपने लिए रख लेते थे। बची हुई वेल्थ में से कुछ वेल्थ प्रीस्ट्स को, रिलीजियस लीडर्स को दी जाती थी, और बची हुई वेल्थ को वो लोगों के बीच में बांट दिया करते थे। वेल्थ का और क्या यूज था? सम वेल्थ वाज यूज्ड टू परफॉर्म यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स आर मेड इनटू द फायर। जो आज भी काफी बार यज्ञ होते हैं, ये वही चीज थी जिसमें हम सैक्रिफाइस करते हैं, पूजा करते हैं, और फायर में, अग्नि में चीजें ऑफर करते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञ। ये गॉड्स और गॉडेसेस को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए किए जाते थे। वॉर्स अक्सर मेन ही लड़ते थे, विमेन नहीं लड़ती थी, और ये लीडर्स जो थे ये रेगुलर आर्मी नहीं मेंटेन करते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मीज। ऋग्वेद से हमें और क्या इंसाइट मिली? वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ऐसे कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, इससे हम उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। पीपल कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, फैमिली, लैंग्वेज, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कल्चरल प्रैक्टिसेस, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ऋग्वेद में बेसिकली 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल डिस्क्राइब किए गए हैं बेस्ड ऑन देयर वर्क। पहले हैं प्रीस्ट्स, जिनको काफी बार ब्राह्मण कह के भी रेफर किया गया, एंड राजा। प्रीस्ट्स वो थे जो काफी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, लेकिन राजा का कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हमारा प्रेजेंट डे किंग का कॉन्सेप्ट। उस समय के जो राजा थे, दे वर नॉट सिमिलर टू प्रेजेंट डे किंग्स। उनके पास ना कैपिटल सिटीज थी, ना आर्मीज थी, ना पैलेस था, ये सब कुछ भी नहीं था। वो टैक्सेस भी नहीं कलेक्ट करते थे, और वो अपने फादर को ऑटोमेटिकली सक्सीड भी नहीं करते थे कि राजा का बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हो गया लोगों को डिस्क्राइब करने के वर्ड्स। फिर हम आते हैं कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के वर्ड्स पे। ऋग्वेद में 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। जन, ये एक कॉमन हिंदी वर्ड है, आज भी दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज होता है। एंड विश, जो वर्ड वैश्य है, दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द वर्ड विश। ऋग्वेद में कई बार विश वर्ड या जन वर्ड का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पुरुजन और विश, यदुजन और विश,
भारत जन और विश एक्सेट्रा। तो उस सोसाइटी के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया। नाउ वी कम टू द सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी में क्या नॉर्म्स फॉलो होते थे? पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज। जिन लोगों ने हिम्स को कंपोज किया, ऋग्वेद में उन्होंने अपने आप को आर्याज कह के मेंशन किया है। अपने ओपोनेंट्स को उन्होंने दासाज या दासियोस का नाम दिया है। ये लोग कोई भी सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते थे और ये दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते थे, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द आर्याज। बाद में दास वर्ड या इसका फेमिनिन फॉर्म है दासी, दीज वर्ड्स वर यूज्ड टू मीन स्लेव। पुराने जमाने में लोगों को, मेन एंड विमेन दोनों को, लोग कैप्चर कर लेते थे वॉर में। उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, उनको ओनर्स अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। उन लोगों को बोलते हैं स्लेव्स। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करें। मैम एक सेकेंड। There seems to be an echo. Yes. एक सेकेंड। Everybody hold your horses. जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, ठीक है? I'll send you the link also. मुझे भी अच्छा लगा, आप अपने टाइम पर भी इसको देख सकते हैं। और कुछ चैप्टर्स और मुझे दिखे, अभी मैंने बाकी के चेकआउट नहीं करे हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड देखो, व्हाट इज इंडो यूरोपियन मतलब इंडिया और यूरोप को, दोनों को जो कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर लैंग्वेजेस के लिए उसका नाम दिया। इट्स नॉट डेसिफर, इट्स डिसाइफर। द वे आई सेड, डिसाइफर मतलब किसी चीज का आप जब उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, यहाँ पर उसका मतलब यही है कि उसको समझ रहे हैं। इन्फ्रेंस मतलब किसी चीज पर आप जब कोई रिजल्ट निकालते हैं ना, कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करके, उसको भी इन्फ्रेंस कहते हैं। चैरियट मतलब रथ, पिछली बार बात हुई थी। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में बता चुकी हूँ। ट्रिब्यूटरी जो अपना पानी देती हैं और एक बड़ी नदी बना देती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी जो नदी है अलग अलग ब्रांचेस में हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी। सबको बंद रहने चाहिए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। इज इट क्लियर? जब मैं बात कर रही हूं आप बात नहीं कर सकते। देवांश, योग्ड मतलब मुझे समझ में नहीं आया, शायद कोई वर्ड तुमने मिस स्पेल कर दिया है। कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब कि जो कल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस है। जैसे हमारे यहाँ का कल्चर है, हम किसी के भी घर में जूते पहन के नहीं जाते, किसी के घर जाते हैं चप्पल उतार के जाते हैं। ये हमारे यहाँ की कल्चरल प्रैक्टिस है। जो हमने 4 वर्ण पढ़े थे, उसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, उसमें से वैश्य जो वर्ण हुआ करता था वो ज्यादातर कॉमर्स जो करता था ना, जो सामान बेचता था, उसके ऊपर था। अब जो लोग बात करना चाहते हैं वो यहाँ पर ए लिखेंगे चैट बॉक्स में, मैं एक एक करके तुम लोगों की बात सुनूंगी। यस आरुष, बोलो। मैम रेगुलर आर्मी क्या होता है? बेटा ऐसा होता है कि जैसे अभी आप बोलते हैं ना कि कोई आर्मी में है, तो मतलब उसका पूरा टाइम का जॉब यही है कि वो आर्मी में ही रहेगा, लड़ाई ही करेगा, ट्रेनिंग ही करेगा। लेकिन रेगुलर आर्मी का मतलब ये होता है कि वो सब हमेशा आर्मी रिलेटेड काम में ही लगे रहते हैं। लेकिन हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं तब इतने लोग नहीं हुआ करते थे। क्या होता था कि जो फार्मर है वहीं पर ऐसा हो कि अरे कोई लड़ाई लड़ने आ रहा है, वही फार्मर जो है अपना वो उठा के चला जाएगा, क्या कहते हैं उसे, सिकल, जिससे वो फसल काटते हैं ना, वही उठा के लड़ने चले जाते थे। उस टाइम गोली बंदूक थोड़ी हुआ करती थी, तो लोग मल्टीपर्पज हुआ करते थे। जैसे अपन कहते हैं ना कि ये भी कर लेता है वो भी कर लेता है, तो जब लड़ाई होती थी तो सभी लड़ने चले जाते थे। ऐसा नहीं था कि ना बहुत से लोगों को बोल रखा कि नहीं तुम तो आर्मी वाले ही हो, अब तुम यही काम करोगे। ये सूर्यांश। मैम जो सोमा प्लांट था उससे सोमरस बनता था। यस सामर्थ्य, तुम बार बार माइक क्यों अनम्यूट कर लेते हो बेटा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक बार मीटिंग रीजॉइन करिए क्योंकि बाकी सबको आ रही है। मैम जो सोमरस बनाते थे सोमा प्लांट से, तो कैसे बनाते थे उसको? बेटा वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। और हमें, मुझे लगता है इतना सोमरस में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी और तुम्हें बस सोमरस ही समझ में आया। इट वॉज यूज्ड एज एन इंटॉक्सिकेंट, नशे करने के लिए यूज किया जाता था। स्लेव मतलब दास, दासी, गुलाम।
यस पुरुषोत्तम, कुछ कहना चाहते हैं बेटा? मैम आपकी अच्छे से आवाज नहीं आ रही। बेटा जिसे भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप लोग एक बार मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आपका शायद नेटवर्क कनेक्शन बेकार है। यस मैम। क्योंकि अगर कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही है, इसका मतलब नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हाँ, I know beta, my voice is clear because I can also hear you clearly. इंडियन पेनिनसुला, जो इंडिया हिमालय के नीचे जो कंट्रीज हैं, उन सबको एक इंडियन पेनिनसुला का नाम दिया जाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं इसे। और कुछ? एनीबडी, एनीथिंग? जो सब एक साथ बोल रहे थे, अगर उनमें से कोई बचा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब मैं सेकेंड वीडियो पे जा रही हूँ, नहीं तो। और सभी के लिए है, अगर तुम्हें कभी भी आवाज नहीं आ रही है, तुम मीटिंग फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। सामर्थ्य, अगर तुम एक मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, अगर तुम अपने आप को म्यूट नहीं रखोगे, अगली बार मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी, मैं बोलूंगी नहीं अब फिर से। बेटा डेक्कन प्लेटू इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, ये किसने बोला? डेक्कन प्लेटू अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमने डेक्कन प्लेटू की तो बात ही नहीं करी है, अभी तो हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। सामर्थ्य, if you can hear me, you will keep your mic on mute. द्रविडियन बेटा उन लोगों को कहा जाता था जो साउथ इंडिया में रहते हैं। देखो, दो तरीके के लोग हो गए थे इंडिया में। एक थे हमारे आर्यन, जो कि कहते हैं कि यूरोप की साइड से आए थे, दूसरे थे द्राविडियन। दोनों में लैंग्वेज का फर्क था। Now everybody just keep your mics on mute and note down if you have anything. हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया था। इस सेकंड पार्ट में हम काफ़ी कुछ और इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे, मेगालिथ्स। बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स को कहा जाता है मेगालिथ्स। इसका मतलब होता है बिग स्टोन्स। उस जमाने में लोग बड़े बड़े बोल्डर्स को केयरफुली अरेंज करते थे, जिससे वो मार्क कर सकें बेरियल साइट्स को। बेरियल साइट्स मतलब जहाँ पे डेड लोगों को दफनाया जाता है। ये प्रैक्टिस अराउंड 3000 साल पहले की है और ये यूजुअली डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में किया जाता था। कुछ मेगालिथ्स हमें सरफेस पे दिख जाते हैं, पर काफी मेगालिथिक बेरियल्स जो हैं ये अंडरग्राउंड हैं। इनके ऊपर स्टोन बोल्डर से या तो एक सर्कल बना देते थे या एक बहुत ही बड़ा स्टोन बोल्डर रख देते थे, और ये एक इंडिकेशन होता था कि इसके नीचे एक बेरियल साइट है। कुछ स्पेशल शेप के सर्कुलर टाइप के मेगालिथ्स होते थे जिनको सिस्ट बोला जाता है। इन सिस्ट में एक स्पेशल एंट्रेंस जैसी होती थी जिसको पॉट होल्स बोलते हैं। कॉमन बेरियल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी? जनरली द डेड पीपल वर बेरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। ये ब्लैक एंड रेड कलर के पॉट्स हुआ करते थे जो मैक्सिमम डेड लोगों के साथ बेरी किए जाते थे। आयरन से बने हुए टूल्स एंड वेपन्स, तो इसका मतलब इन लोगों ने आयरन डिस्कवर कर लिया था, सो दैट्स अ प्रोग्रेस। और काफी बार हमें डेड लोगों के साथ हॉर्स का स्केलेटन भी मिला है, हॉर्स इक्विपमेंट भी मिला है, एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो ये सब चीजें भी वो साथ में दफनाते थे। काफी बार एक ग्रेव से कंपेयर दूसरी ग्रेव में ज्यादा सामान मिलता था। सो इससे हम ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि वहां पे प्रोबेबली स्टेटस का भी डिफरेंस होता होगा, जैसे हो सकता है रिच पुअर या चीफ फॉलोअर एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली जो रिच होगा या जो स्टेटस में बड़ा होगा उसके ग्रेव में ज्यादा सामान रखते होंगे। फैमिली बेरियल मेगालिथ्स, काफी बार ऐसा हुआ है कि एक मेगालिथ में हमें एक से ज्यादा स्केलेटन्स मिले हैं।
ये इंडिकेट करता है कि सेम फैमिली के लोगों को साथ में दफनाया जाता था जब भी उनकी डेथ होती थी। तो अगर एक मेगालिथ एक फैमिली को डेडिकेटेड है, तो बाद में जब उसी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हुई तो वो पॉट होल्स के थ्रू, जो हमने बात करी थी गेटवेज होते हैं, उसके थ्रू आके उस फैमिली मेंबर को भी उसी मेगालिथ में दफना देंगे। तो प्रोबेबली कोई सर्कल या बोल्डर लगा देते होंगे उस मेगालिथ में, जो साइन पोस्ट की तरह एक्ट करता होगा ये बताने के लिए कि ये किस फैमिली का मेगालिथ है। अब हम एक स्पेशल साइट लेते हैं जिसका नाम है इनाम गांव। यहाँ के स्पेशल बेरियल की बात करते हैं। इनाम गांव एक ऐसी साइट है जो घोड़ रिवर पे सिचुएटेड है। घोड़ रिवर भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में आता है। 3600 से लेके 2700 ईयर्स पहले तक ये साइट ऑक्यूपाइड थी। यहाँ पे कुछ कुछ बेरियल्स हमें हाउस के अंदर भी मिले हैं और ऐसे वेसल्स भी मिले हैं, ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसके अंदर खाना और पानी रखा गया था ग्रेव्स के अंदर। अडल्ट्स को वो ग्राउंड के अंदर स्ट्रेट वे में लिटाते थे विद देयर हेड टू द नॉर्थ। सो प्रोबेबली उनके लिए इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस या बिलीफ होगा, कुछ मान्यताएं होंगी। इनाम गांव में ऑक्यूपेशंस क्या क्या थी, आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहाँ पे क्या क्या चीजें मिली हैं, उससे हमें आइडिया लग सकता है कि वहाँ पे लोग क्या ऑक्यूपेशंस फॉलो करते थे। एज वी हैव डिस्कस्ड, द मेन पर्पस वाज फूड। उनके मैक्सिमम काम और ऑक्यूपेशंस थे वो सर्वाइवल से रिलेटेड होते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहाँ पे सीड्स मिले हैं, व्हीट, बार्ले, राइस मतलब चावल, पल्सेस मतलब दाल, मिलेट्स मतलब बाजरा, पीज मतलब मटर एंड सेसमे मतलब तिल। काफी एनिमल्स की बोन्स मिली हैं और उन बोन्स में कट्स के मार्क भी हैं। इसका मतलब एनिमल्स को फूड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता होगा। और ये भी एविडेंस मिला है कि वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते होंगे, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, बेरीज एक्सेट्रा। तो अब हमने मेगालिथ्स की बात करी थी जहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स को। स्केलेटन्स से हम क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं? इसके लिए होती हैं स्केलेटल स्टडीज। एक बच्चे का स्केलेटन पहचानना आसान होता है क्योंकि वो साइज में छोटा होता है, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलेटन ऑफ अ मैन और अ वुमन। तो काफी बार आर्कियोलॉजिस्ट फिगर आउट कैसे करते हैं? ग्रेव में उनको स्केलेटन के साथ जो सामान मिलता है उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ग्रेव में उनको ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, गहने मिले हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि ये स्केलेटन किसी वुमन का हो सकता है। लेकिन ये तरीका अक्सर काम नहीं करता क्योंकि उस जमाने में मेल्स भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? बोन स्ट्रक्चर। बायोलॉजी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से फीमेल्स का जो हिप और पेल्विक एरिया का सेक्शन होता है उसका बोन स्ट्रक्चर चौड़ा होता है टू एनेबल चाइल्ड बेयरिंग। ये डिस्टिंक्शंस हमें मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज से मालूम पड़ा है। ये मॉडर्न स्टडीज और नॉलेज का फायदा उठाते हुए अब आर्कियोलॉजिस्ट कैन फिगर आउट कि कौन से स्केलेटन्स मेल के हैं और कौन से फीमेल्स के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही मेडिसिन साइंस ने तरक्की करी है। उस जमाने में भी मेडिसिन की नॉलेज थी और फिजिशियंस भी थे। अबाउट 2000 साल पहले देयर वाज अ फेमस फिजिशियन कॉल्ड चरक। इन्होंने मेडिसिन पे एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। इस बुक में उन्होंने स्टेट किया है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती हैं, लेकिन मॉडर्न एनाटॉमी की स्टडी के हिसाब से हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 200 लिखा है, लेकिन 206 बोन्स होती हैं। तो चरक ने 360 बोन्स क्यों लिखा? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी काउंटिंग में टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी इंक्लूड कर लिया था। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इंडिया में उस वक्त क्या हो रहा था उस टाइम पीरियड में। अब एक इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं कि उसी टाइम के अराउंड चाइना में क्या हो रहा था। राइटिंग का जो हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला है चाइना से, वो इसी टाइम के अराउंड का है, 3500 ईयर्स अगो। वो लोग राइटिंग एनिमल बोन्स पे करते थे और इन बोन्स को ओरेकल बोन्स बुलाया करते थे। व्हाई? क्योंकि इन बोन्स का इस्तेमाल किया जाता था फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स में स्क्राइब की बात करी थी, ऐसे लोग जिनको लिखना आता है। तो किंग्स स्क्राइब को यूज करते थे अपना कोई भी क्वेश्चन बोन पे लिखवाने के लिए। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, हम वॉर जीतेंगे या नहीं, हमें बेटा होगा या नहीं, इस साल की फसल कैसी होगी एक्सेट्रा। उन बोन्स पे क्वेश्चन लिखने के बाद उन बोन्स को फायर में डाल दिया जाता था। फायर की हीट की वजह से ये बोन्स क्रैक हो जाती थी। जो फॉर्च्यून टेलर्स थे, जो फ्यूचर बताते थे, वो इसी बोन की क्रैकिंग को पढ़ने की कोशिश करते थे और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी बार वो गलतियां भी करते थे। ये उनका बिलीफ था कि वो बोन क्रैकिंग से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस समय जो किंग्स थे चाइना में, वो पैलेसेस में रहते थे, अपनी सिटीज में। उन्होंने काफी सारी वेल्थ इकट्ठा कर ली थी, स्पेशली बहुत बड़े बड़े खूबसूरत वेसल्स जो ब्रॉन्ज से बने हुए थे। हमने बात करी थी पिछले चैप्टर्स में कि ब्रॉन्ज क्या होता है, एक अलॉय मेड आउट ऑफ टिन एंड कॉपर।
तो उन लोग की इस मामले में प्रोग्रेस थी कि वो पैलेसेस में रह रहे थे और खूबसूरत ब्रॉन्ज वेसल्स यूज कर रहे थे, खूब सारी वेल्थ थी उनके पास, बट दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। जबकि इंडिया में ऋग्वेद के हिसाब से हम इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ के लोग आयरन यूज करते थे। तो गाइज, दिस वॉज अ वेरी सिंपल एंड ईजी चैप्टर और हमने इसको पॉइंट वाइज वे में लॉजिकली समझ लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सिस्ट मतलब एक बुलबुले को सिस्ट कहते हैं। साइन पोस्ट मतलब जहां पर कुछ लिखा हुआ हो। चरक एक इंसान का नाम है। ओरेकल मतलब जो भविष्यवाणी करते थे। अमास्ट मतलब कि उसको एक जगह बहुत अच्छे से इकट्ठा कर लिया। एलैबोरेटली मतलब बहुत डिटेल में। एनीथिंग एल्स एनीवन? ओरेकल बोन्स की बात हो रही है। अरे वो भविष्य दिखाने के लिए यूज करते थे, उसने इतने अच्छे से तो बताया। और कुछ? इट्स नॉट पॉट होल, इट्स पोर्ट होल। पोर्ट होल जो थे जमीन में गड्ढे करे जाते थे, उसके अंदर वो लोग डेड बॉडीज को उसके सामान के साथ दफन कर दिया करते थे। और कुछ? जो अपने हाथों से लिखते थे किताबों को, उन्हें स्क्राइब कहा जाता था। एनीथिंग एल्स? तो ठीक है, मैं आप लोगों से अब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग अब घर बेटा, एक इंसान था जिसने लिखी थी किताब मेडिसिन के ऊपर। बताया तो सही मैंने। तुम लोग ना, मुझे ऐसा लगता है बस ना सवाल पूछते रहते हो, आंसर नहीं सुनते हो मेरे। एनीथिंग एल्स एनीवन? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोग ऑलरेडी इस पर डिस्कशन भी कर ही चुके थे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नोबडी नोज व्हाई दे डिड। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, और ये भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो यूरोप से ही आए थे, उस साइड से आए थे। एग्जैक्टली कहाँ से आए थे, नोबडी नोज। ठीक है, तो अब आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स ढूंढेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होती है उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जैसे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, उस अब मैं लोगों को पकड़ना शुरू करूंगी बेटा। बेटा कोई वर्क नहीं था, वो लोग रहने आए थे, पूरी सोसाइटी थी, कोई ऐसा स्पेशल वर्क नहीं था कि तुम आर्यन हो तो तुम यही काम करोगे। So that will be all for today's class. Thank you and Sairam. Thank you, beta. सायरा मैम, थैंक यू मैम। Bye, beta. बाय मैम। Mm-hmm. Sayra ma'am and thank you ma'am. Sairam, beta. Thank you.